हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में समझेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब तक हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था और उसका एप्लीकेशन देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन क्या है और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे स्टार्ट होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप समझेंगे कि कार्नो इंजन कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है और फिर उसका बाकी का एप्लीकेशन कैसे काम करता है। तो देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट हम यहाँ से करें कि जैसे कोई भी किसी को अगर हीट हम देते हैं, कोई इंजन है, कोई मशीन है, तो उसमें से वो मैकेनिकल वर्क करता है और फिर हम अपना काम कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन है, तो उसमें पहले देखेंगे कि आप स्टीम इंजन होते थे, तो उसका काम वही रहता था ना कि इसको स्टीम मतलब ऐसा कुछ हीट दीजिए और वहाँ कुछ मशीन वगैरह, कुछ लीवर्स वगैरह लगे होंगे, वो चलते होंगे और फिर उसके बाद वो चल पड़ता होगा। तो एक ये है। आपके अभी जो जितने भी तरह के व्हीकल्स है उसमें जो इंजन लगा रहता है, तो उसमें यही काम है कि कुछ आप फ्यूल्स उसमें डालते हैं जिसके चलते वो हीट जनरेट करता है और उसके चलते वो इंजन को चलाता होगा और फिर उसके बाद व्हीकल चलता होगा, ऐसा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि आप जितने भी ये सब काम मतलब होते हैं, तो उसमें तो हम हीट देते हैं और इसको मैकेनिकल वर्क उससे परफॉर्म करवाते हैं, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि 100% वो कोई भी नहीं काम करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 100 जूल दिया और आप बदले में चाहते हैं कि 100 जूल का वो काम करके दे आपको, मतलब हीट जो कन्वर्ट हो मैकेनिकल एनर्जी में, तो आपके व्हीकल को चलाने में 100 जूल का वो काम करे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होगा, तो उसके पीछे का रीजन समझेंगे यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए हीट इंजन की अगर बात करें, जितने भी तरह का व्हीकल है या कोई भी इंजन है, सभी उसी पे काम करते हैं कि हीट वहाँ से चला और बाकी का अब काम किए। या आपको मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करना है, तो अलग बात हो गया, लेकिन उसके अंदर भी यही होता है कि हीट या वेपर से मतलब उसको करते हैं और उसके चलते उसका टरबाइन मूव करता है, बाकी करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो यहाँ पर हम अपने आप को कन्फाइन करते हैं वो हीट के बारे में, हीट इंजन के बारे में। तो उसमें फिर क्या होगा कि आपका प्रोसेस अगर देखें कि रिवर्सिबल प्रोसेस है क्या, तो अभी हम मान लीजिए कि जितना भी हम चेंजेस देखते थे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, और फिर हम उसको कुछ एनर्जी अगर दें या हम कुछ उसमें चेंजेस करें, P2 V2 T2 हो, और हम चाहते हैं कि सेम पाथ को फॉलो करते हुए वो फिर से वापस P1 V1 T1 आ जाए, तो ये ऐसा इम्पॉसिबल है। मतलब एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा। हाँ, दूसरा वो चेंज या उससे मतलब कम वॉल्यूम या दूसरा पाथ वो चेंज करके आएगा, क्योंकि हमारे नेचुरल मतलब लॉ भी जो है वो ऐसा मतलब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए, तो अब कहें कि इसमें परेशानी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की परेशानी क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की परेशानी ये है बच्चों कि जैसे हीट आपको देते थे कुछ भी, तो आप उसको जब किसी भी सिस्टम को देते थे या आप ही को हीट दे दिया, तो अगर आप हीट किसी को ऑब्जेक्ट को देंगे तो उसमें या तो उसको एब्जॉर्ब जब करेगा तो उसमें कुछ वो वर्क कर जाए या का पूरा उसमें अंदर चला ही जाए। तो अलग अलग हमने देखा था कि प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो मान लेते हैं किसी को हीट अगर दिए तो कुछ उसका वर्क में चला गया और कुछ उसका इंटरनल एनर्जी में कंजर्व हो गया। तो और किसी को 50 जूल दिए तो उसके पास हिसाब किताब है कि ये देखो 10 जूल हमने काम किया और 40 जूल हमारे पास है। ठीक है, अब इससे ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई वाटरफॉल अगर हो रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला आ जाता है, जिसके चलते वो मूव करता है। यही होता है। अब जो पानी ऊपर से नीचे गिरा, तो हम कहें पानी को कि तुम ये पानी पकड़ो, इतना जूल, 50 जूल या 100 जूल जो तुमने पोटेंशियल से काइनेटिक में कन्वर्ट किया था, तो मैं आपको 100 जूल देता हूँ, सेम पाथ फॉलो करके सेम वैसे ही जाओ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप कितना भी कुछ करके देख ले। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, तो बॉल ऐसे लुढ़का, उसमें आपने कुछ फोर्स दिया और फ्रिक्शन वगैरह लगाने के बाद वो रुक गया। मतलब 10 जूल दिए होंगे तो कुछ 1-2 मीटर चला, और फिर उसको जाके 10 जूल का इंजेक्शन दीजिए या कैसे भी हीट दीजिए या कुछ भी बोलिए, तो क्या उसी बात को फॉलो करेगा? यहीं पर रिस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पर आकर रुक जाता है। मतलब वो नहीं बताता है कि हम जो हीट तो ले रहा है, दे रहा है, वो किस फॉर्म में जा रहा है, फिर उसका पाथ क्या होगा, वहां पर आकर रिस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, तो यहां से फिर जन्म होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताते हैं कि जैसे अगर कार्नो इंजन की बात करें, उसका एक एप्लीकेशन है, तो पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, कार्नो साइकिल और रेफ्रिजरेटर को। फिर आपको
थर्मोडायनेमिक्स को और अच्छे से समझने में आसानी होगा। देखिए, अगर कार्नो इंजन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच में उनका जन्म हुआ था, उनके बाद वो लोग अपना किए तो उनके नाम के पीछे कार्नो साइकिल कह लीजिए और कार्नो इंजन उन्होंने बनाया। आज भी लगभग लगभग उसी पे काम करता है। और आपको जानकर हैरानी होगा कि जितने भी हम लोग आप महंगे से महंगे कार देख लीजिए या कुछ भी कितना भी हो, करोड़ों की कारें, कोई भी 26-27 से उसका एफिशिएंसी नहीं होता है ज़्यादा। मतलब उनका एफिशिएंसी 27-30 तो बहुत बोल दिया, 27 से ऊपर होता ही नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उसका पहला टॉपिक है कार्नो इंजन या साइकिल भी को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो उसमें क्या होता है कि वो बताते हैं कि हम जो भी कुछ मतलब आप देखते हो ना कि पेट्रोल वगैरह डालते हैं उसको चलाने के लिए, तो पेट्रोल में वहाँ पर छोटा सा स्पार्क होता है, वो जलता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक हीट सोर्स होता है, ठीक ऐसा। और मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर T1 है, तो हीट सोर्स यहाँ पर एक कुछ इस तरह का घूमने वाला कोई सामान मान लीजिए कि वहाँ से हीट लेता है एट T1 टेम्परेचर पर, या और उसको Q1 ड्रॉ करता है हीट रेजिवर, क्योंकि इसके पास हीट तो बहुत है। फिर क्या करता है कि यहाँ से एक कोल्ड या हीट सिंक कह लीजिए कि जहाँ पर हीट को डंप कर दे, हीट सिंक या कोल्ड रेजिवियर भी इसको बोलते हैं, रेजिवियर बोलते हैं, और इसको हॉट रेजिवियर बोलते हैं। इसका काम यह है कि यहाँ से Q1 हीट लिया और यहाँ पर कोल्ड के पास गया तो इसको Q2 हीट इधर को इसको रिजेक्ट किया, तो बाकी का जो यहाँ पर हुआ कुछ ये मशीन चलते रहता है कि वो काम कुछ कर लेता है और ये वर्क ऐसा होता है। तो कोई भी इंजन आप देखेंगे इसी मॉडल पे काम करता है, हीट लेना, Q1 लिया, Q2 सम उसको सिंक उसको रिजेक्ट किया और वहाँ से अपना यूजफुल वर्क किया। तो इस प्रोसेस में आप देखेंगे जो यूजफुल वर्क है वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2। ऐसा होगा क्या, हीट यहाँ से लिया, उसको हीट कुछ सिंक किया और जो उसका डिफरेंस है Q1 माइनस Q2 उसमें वर्क किया। तो इसमें ये मानते हैं कि यहाँ पर हीट जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो, मतलब अगर इन्फिनिटी भी होगा ना तब भी इसके लिए चलेगा। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा हीट, और जब हीट रिजेक्ट कर रहे होंगे जहाँ पर वो सिंक का, तो यहाँ का टेम्परेचर वो कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, T2। इनका ये मानना होता है कि मतलब Q1 यहाँ से हीट लिया और Q2 को उधर से किया। और ऐसा क्यों किया, सिंक का क्यों कर रहे हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ा? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इंजन क्या हो जाएगा, गर्म होते जाएगा और ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसीलिए कूलिंग उस पे मेथड से काम उसको करते हैं, प्रिंसिपल पे, कि मतलब कि इंजन भी सेम टाइम गर्म ना हो और हमारा यूजफुल वर्क चलते रहे। तो वो बताते हैं कि यहाँ से जो इसका इफिशियंसी होगा, तो हमेशा इफिशियंसी के लिए इसमें कार्नो इंजन के लिए कि नीटा से इसको डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आउटपुट जो वर्क हो रहा है अपॉन इनपुट हीट, ऐसा यही होगा। तो इनपुट हीट कितना मिल रहा है, Q1, और आउटपुट वर्क कितना हो रहा है, Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से आप देखिए कि नीटा इज इक्वल टू आउटपुट वर्क, यहाँ से कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 अपॉन Q2 बाई Q1। अगर इसको साफ साफ मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसा, उस नीटा को, मतलब वहाँ पे क्या लिखा हूँ छोटा सा में, यहाँ पर ये लिखा कि 1 अपॉन Q2 बाई Q1, और इसका मॉड भी लगा देते हैं कि मतलब कि उसका पॉजिटिव हो। अब ये देखिए कि Q2 कुछ भी हो जाए उसको तो हम जीरो नहीं कर सकते ना, मतलब कि नहीं तो फिर वो कहेगा, फिर वो रहेगा। मतलब कि कूलिंग इंजन जो आप लोग को ऐड वगैरह दिखाता है, वो जब तक ठंडा नहीं करेगा तो कितना भी आप बना लीजिए पावरफुल इंजन, तो थोड़ी देर के बाद हीट हो जाएगा और वो ब्लास्ट कर जाएगा इंजन ही।
तो फिर चलाएंगे क्या? सो दैट इज वाई Q2 मस्ट बी, इसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इफिशियंसी कभी भी 100%, इसका वैल्यू नीटा कभी 1 नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, क्योंकि Q2 का वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगा। तो इफिशियंसी और कभी भी यूनिटी नहीं होता है। तो कोई आपसे पूछे कि इसमें कार्नो इंजन में या किसी भी तरह के इंजन में, हीट इंजन में, वो क्या 100% इफिशियंसी है? तो कहेंगे नहीं, इसलिए कि इसको हीट कुछ ना कुछ उसको करना ही पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। और जब जैसे ही हीट रिजेक्ट करेगा तो वहाँ से जो उसका एफिशिएंसी जो डिफाइन होता है 1/Q2 माइनस Q1 उस तरह का होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका कार्नो साइकिल का या कार्नो इंजन के बारे में एक ये जानकारी था। अभी और इस पे काम करेंगे और बताएंगे। तो पहले ये बताइए, ये आपको समझ में आया क्या कार्नो इंजन का क्या हालचाल है? बाकी धीरे धीरे इसको अभी टेम्परेचर से भी लिंक करके आपको बता देंगे। मतलब कुछ ऐसा आएगा, अभी भी लिख देता हूँ क्योंकि एक जगह फॉर्मूला हो तो बच्चे देखें कि वो तो बताया नहीं। इस वाले को भी अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं आपको। T2/T1, T2 क्या था? कोल्ड रेजिवियर का था, जहाँ पर हीट सिंक मतलब वो रिजेक्ट कर रहा था। और T1 क्या था? हॉट रेजिवियर से जो हीट लेता था, या हॉट सोर्स कह लीजिए, हीट सोर्स कह लीजिए, वहाँ से था। तो T2/T1 इक्वल टू N। तो ये कभी भी 1 के उससे नहीं होगा। नीटा हमेशा आप देखेंगे कि लेस देन 1 और 0 के बीच में रहेगा। ऐसा होगा क्या? तो अगर ऐसा होगा तो इसको आप फटाफट इसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, लिख ही डालिए। ठीक है बच्चों, लिख लिया? तो आप हीट इंजन में ये कह सकते हैं कि जो इसका इससे मतलब है नेट आउटपुट वर्क, कितना नेट आउटपुट वर्क कितना काम कर रहा है, उस पर काम कर रहा था, जो यहाँ पर आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट हीट। तो W/Q1, तो वहाँ पर आप जो Q2 Q1 लिखे तो वहाँ पर आप आउट अपॉन इनपुट कितना काम कर रहा है, तो इससे इसको मतलब है। ठीक, अब देखिए रेफ्रिजरेटर के केस में जब आते हैं, रेफ्रिजरेटर के केस में तो यहां पर थोड़ा मामला उल्टा है। यहां पर क्या है कि हमें कोई कोल्ड मतलब बॉडी से उसका हीट और निकालकर और उसको कोल्ड करना है, यही ना? मतलब कि अगर इसमें अगर कहा जाए, मतलब ये कहा जाए कुछ इस तरह का कि जैसे मान लीजिए कि हीट सोर्स है ऐसा, तो यहाँ पर कुछ मशीन जैसा है और उल्टा हो जाएगा, ये हीट सिंक है। तो इसमें क्या होता है कि हम इनपुट वर्क देते हैं। तो जैसे वहां पर आउटपुट वर्क होता था, आउटपुट वर्क ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहां पर इनपुट वर्क ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। तो हीट सोर्स से कुछ इसका टेम्परेचर से T1 होगा और Q1 ऐसे जाएगा और यहां से कुछ रिजेक्ट करेगा Q2 ऐसा, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो इनपुट वर्क देना पड़ता है, तो एक्सटर्नल वर्क आपने ऐसा दिया। तो देखिए यहां पर एक्सटर्नल वर्क और यहां से Q1, तो W+Q1 इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से Q2। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q2 माइनस Q1 ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो कि बीटा से दिखाते हैं ऐसा। तो वहां पर आपने देखा था कि यहां पर आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट हीट। ठीक है, तो यहां पर हम इनपुट को देखते हैं, तो यहां पर इनपुट वर्क अपॉन उसका जो इनपुट मतलब कि जो हीट अपॉन इनपुट वर्क Q1 अपॉन इनपुट वर्क। तो बीटा का जो वैल्यू यहां से आएगा Q1 अपॉन और वर्क कितना था Q2 माइनस Q1। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इसमें इसके लिए देखते हैं। अब दोनों तरह से हम समझे कि कार्नो साइकिल के लिए
कि कार्नो साइकिल और दोनों रेफ्रिजरेटर। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इस फ्रेम में समझिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी इंजन कि हैविंग एफिशिएंसी देयर यूनिटी, तो नहीं हो सकता। दूसरा, रेफ्रिजरेटर के बारे में कहें कि वो मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं कि कोल्डर से बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट को उसको निकाल रहे हैं। तो वो भी कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी रेफ्रिजरेटर विदाउट, मतलब परफॉर्मेंस अगर रेफ्रिजरेटर इस तरह का होता है कि विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, कि जब तक उसमें एक्सटर्नल एजेंसी ये बाहर से कोई काम नहीं करेगा तब तक उसका हीट जो है उस बॉडी से नहीं निकलेगा और वो कोल्डर नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो बातें कार्नो साइकिल और रेफ्रिजरेटर के केस में ऐसा निकल कर आता है कि वहाँ पर हम बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन की हैविंग देयर एफिशिएंसी इज 100%, और इन द केस ऑफ रेफ्रिजरेटर कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंसी कि कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी हीट विल फ्लो। तो वहाँ पर तो जो आप देखते हैं कंप्रेसर आपके मतलब रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं या आप फ्रीज यूज़ करते हैं, मतलब एक ही बात है दोनों। और एक एसी जो भी ठंडा वाला काम करता है कंप्रेसर बाहर से लगा रहता है, तो कंप्रेसर का काम क्या है, एज एक्सटर्नल एजेंसी उस हीट को बाहर निकलता है और उसको कूल डाउन करता है। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर के लिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक द विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी कि कोल्डर टू हॉटर बॉडी, और रेफ्रिजरेटर के लिए इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूजफुल मैकेनिकल वर्क, मतलब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके वापस उसका रिवर्सिबल प्रोसेस हो पाए सेम पाथ के थ्रू। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए दूसरा इसका कार्नो साइकिल। कार्नो साइकिल में क्या होता है बच्चों कि 4 प्रोसेस होते हैं। अगर पीवी डायग्राम को अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए से बी, क्योंकि पहला वाला जो आपने हीट जब निकाला था ए से जब बी गया तो उसमें उनका कहना ये रहता है कि टेम्परेचर इनफाइनाइट होना चाहिए। जो हॉट रेजिवियर है, एक बार बना भी देता हूँ, हीट सोर्स, इसके बाद यहाँ से ये हीट सिंक। तो जब यहाँ से Q1 हीट ड्रॉ कर रहा है और कुछ Q2 इसको कर रहा है और यहाँ से Q1 माइनस Q2 कर पा रहा है, तो जब ए से बी मांगते हैं तो उसको कहे कि टेम्परेचर शुड बी हाई होना चाहिए, मतलब एक जैसा टेम्परेचर रहना चाहिए। आइडियली तो है, इसमें चेंज नहीं करना चाहिए। फिर जब वो हीट रिजेक्ट करे तो कम से कम जितना करे Q2 वाला, क्योंकि हीट उसका तभी तो बना रहे और वो करे सेम टाइम उसको हीट भी तो नहीं होना है। तो ए टू बी में आइसोथर्मल होता है, बी टू सी में एडियाबैटिक होता है, और फिर वो रिवर्सिबल जाएगा। तो जब रिवर्सिबल जाएगा तो उतना हीट तो नहीं रखेगा ना, तो इसीलिए बता रहा है बार बार कि इम्पॉसिबल टाइप की बातें। तो फिर यहाँ से डी आएगा ऐसा, और फिर वापस वो अपना वहाँ पर पहुँच जाएगा ए पर जहाँ से चला था। तो ए टू बी और सी टू डी यहाँ से देखेंगे तो आइसोथर्मल, एक मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरा इसका कंप्रेशन हो रहा है। बी टू सी में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और डी टू ए एडियाबैटिकली कंप्रेशन हो रहा है। तो आप इसको सबका नाम भी कर सकते हैं कि मतलब ए बी सी डी है तो इसका सभी का करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, टी ए, टी बी, टी सी, टी डी। एक वॉल्यूम वाले के लिए वी ए, वी वी, वी सी, वी डी इस तरह का होगा। अच्छा, इसमें जो दो प्रोसेस है बी टू सी, इसका भी नेमिंग कर लेते हैं कि ये दोनों जो है, ये है आपका एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में दो है एक्सपेंशन, मतलब बी टू सी वाले में एक्सपेंशन हो रहा है। क्योंकि इसको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो एडवांस वगैरह में क्वेश्चन रहता है तो इसी पर बेस्ट ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। टोटल 4 प्रोसेस बताया, ए टू बी आइसोथर्मल होगा, बी टू सी और डी टू ए। तो पहले बी टू सी और उसके बारे में बता दे रहा हूँ। डी टू ए कंप्रेशन होगा, मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। और यहाँ से दो जो प्रोसेस यहाँ से है आइसोथर्मल वाला, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन।
एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, तो ए टू बी में अगर आप देख रहे होंगे कि इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और बी टू बी सी और डी है, तो बी सी एंड डी ए में तो एडियाबैटिक है, इसमें तो कोई हीट होगा नहीं, तो शून्य कह ले। तो जो भी हीट का ट्रांसफर होगा ए टू बी, जो यहां से हुआ था Q1, तो Q1 के बारे में सोचे तो क्या मिलेगा, तो और कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो उसका इंटरनल एनर्जी तो होगा नहीं, जो भी वो हीट उसको मतलब वहां से वो निकाल रहा होगा उसका आपका इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, और वर्क डन जो जितना कर रहा होगा वही इसके हीट में कंजर्व हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैं इन सब बातों की जगह पे Q1 को लिखूं फॉर ए बी वाले के लिए, तो ए बी वाले के लिए क्या लिखूंगा बच्चों, एन आर, यहाँ से कह लीजिए कुछ उस समय का टेम्परेचर T1 है, और एल एन उसका वी वी बाई बी है, यही कहेंगे ना। और फिर उसके बाद फॉर जो ए टू बी, बी टू सी वाले में तो एडियाबैटिक है, तो उसमें तो कोई हीट होगा नहीं, फिर वापस सी टू डी। फॉर सी डी वाले में जो Q2 होगा तो उसमें लिखेंगे एन आर टी टू एल एन वी डी ओवर वी सी। इस तरह का कुछ बातें बनेगा क्या, तो अगर यहाँ से अगर हम निकालना है, बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं Q1 बाई Q2 निकालने में, तो एन आर टी वन अपॉन एन आर टी टू और एल एन वी बी बाई वी ए ऐसा अपॉन एल एन वी डी बाई वी सी। इसका क्या करें, ये तो एन आर तो कैंसिल हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा तत्पर हूँ इसको लिखने के लिए T1 बाई T2 में। तो अब एल एन बी वी बी बाई वी ए अपॉन एल एन वी डी बाई वी सी को क्या किया जाए, क्या कि ठीक है, तब इसको ऐसा करते हैं कि उसमें रिलेशन लाने के लिए ए टू बी तो आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर यहाँ का बच्चों बोलो क्या होगा, T1, यही होगा ना, मतलब जो T1 टेम्परेचर है ए टू बी वही मेंटेन रहेगा, बी सी पर आने के बाद उसका टेम्परेचर हो जा रहा है T2, और एक ऐसा जा रहा है एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक और वॉल्यूम में रिलेशन हमें पता है क्या होता था, पी वी रेज टू दी पावर गामा कांस्टेंट, पी वी रेज टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता था। तो अगर प्रेशर के जगह पे टेम्परेचर को लिखा जाए तो टी बाई वी, तो टी वी रेज टू दी पावर गामा माइनस वन इस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं T1 V1 गामा माइनस वन इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस वन, इस तरह का है ना। तो ऐसा कुछ काम उधर हो रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि T1 टेम्परेचर था और वॉल्यूम उसका मतलब यहाँ पर T1 टेम्परेचर था, तो VB से VC में जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा सकता है ना TT T1 VB गामा माइनस वन इक्वल टू T2 VC गामा माइनस वन। और सेम चीज़ इसके लिए बोला जा सकता है जब D टू A में जा रहा है, तो वहाँ भी बोल सकते हैं, तो T2 VD गामा माइनस वन इक्वल टू T1 VA गामा माइनस वन, ऐसा बोला जा सकता है क्या। तो क्या कि सर उसका क्या रिलेशन है, अभी रिलेशन लेकर आते हैं बच्चों, घबराइए नहीं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि T1 बाई T2 लिखेंगे, तो या उसको ऐसा बदल देंगे T1 वहाँ से अपने घर चला जाए, तो हमारा काम हो जाएगा क्या, इसको T1 को करेंगे तो T1 इधर से हो जाएगा, तो वहाँ पर VB बाई VA है ना गामा माइनस वन, इसको फ्लिप करके सोचो, डिवाइड कर रहे हैं, तो VB बाई VA और वहाँ से कितना हो जाएगा VC बाई VD गामा माइनस वन। गामा को कह दीजिए कि आप छुट्टी पे चले जाओ बच्चों, घर अपने चला जाएगा, तो VB बाई VA इक्वल टू VC बाई VD, सो दिस थिंग इक्वल टू इक्वल। अब उसका लॉग लो कुछ लो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है, या डायरेक्ट लॉग ले लीजिए, तो गामा माइनस वन एल एन VB बाई VA गामा माइनस वन VC बाई VD, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इसका आपस में कैंसिल होकर जीरो नहीं होगा, 1 होगा, तो 1 हो जाएगा। तो हमारा जो Q1 बाई Q2 इक्वल टू T1 बाई T2 मिल गया। तो उसके बाद हम जो इफिशियंसी को अब ऐसा कह पाएंगे, जो इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला लिखा था ना कि 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो अब यहाँ से इफिशियंसी के लिए क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन T2 बाई T1, जो यहाँ पर मॉड होता था, तो टेम्परेचर के फॉर्म में आप उसको आसानी से बता सकते हैं, जो वहाँ पर था ना
Q1 बाई Q2 इक्वल टू कितना आ गया, T1 बाई T2। तो Q2 बाई Q1 को नहीं समझ में आ रहा है, ये Q2 बाई Q1 को यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, T2 बाई T1। हाँ सर समझ गया। तो ऐसा आप बोल रहे हैं, तो इफिशियंसी का जो इसका रिलेशन होगा 1/T2 माइनस T2 बाई T1। अब देखिए T2 किसका है, सिंक वाले का, हीट रेजीवर, कोल्ड रेजीवर का, तो कंपेरेटिवली उसका टेम्परेचर तो कम होगा ही होगा। T1 हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि T2 को आइडियली क्या चाहिए, मतलब कोई भी अगर आप सोच के देखो कि T2 का वैल्यू आइडियली 0 होना चाहिए और T1 का वैल्यू आइडियली इन्फिनिटी होना चाहिए। तभी तो मतलब एक ऐसा इंजन बनाओ कि जो 100% काम करे, 1 लीटर डालो तो 150 किलोमीटर तक जाए। एक ऐसा होता नहीं है, तो ये हमें आइडियली चाहिए। तो अब जैसे ही इसको आप पुट करेंगे, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन इन्फिनिटी, खैर इन्फिनिटी वो भी 0 ही होता है, तब नीटा का वैल्यू 1 होगा। या मान लो कुछ है, जैसे कि 1 है और नीटा का वैल्यू, मतलब T1 का वैल्यू कुछ 0 तो नहीं, तो मान लो 4-5 डिग्री, और इसका कह ले कुछ 5000, तो इसमें 1 माइनस 0.001 तो 0.999, तो यूनिट इतना अचीव कर लिए तो बहुत कर लिए ना। कहाँ ये मैक्सिमम एकदम न्यू आपका जब इंजन होता है तो 0.26 के आसपास ही घूमते रहता है, इससे ज़्यादा उसका परफॉर्मेंस आप नहीं देख सकते। तो ये बात समझ में आया बच्चों। तो अभी आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ों को समझा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पाथ बताता है कि कैसे जाओगे भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब ये तो इम्पॉसिबल है कि नेचुरली कि सेम पाथ में वापस हम उसके जहाँ से हम चले थे वापस वहीं पर पहुँच जाएं। इरिवर्सिबल टाइप की चीज़ें को कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो बताते कि ठीक है प्रोसेस हो रहा है, लेकिन ये बताइए जरूर कि एक मस्ट बी द एक्सटर्नल एजेंसी काम का हो, मतलब हो तब। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर के लिए, कि ठीक है कि रेफ्रिजरेटर अपना काम कर रहा है, कोल्ड टू हॉट की तरफ मतलब फ्लो कर रहा है। जनरली नेचुरल क्या होता है, हॉट टू कोल्ड की तरफ, एक गर्म है एक ठंडा है, दोनों को सामने आमने सामने रख, मतलब चिपका के रख दीजिए, तो हॉट टू कोल्ड की तरफ टेम्परेचर जाएगा। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, कह रहा है कि हॉट से कोल्ड से हॉट की तरफ जाएगा, तो मस्ट भी आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी रखना पड़ेगा ना उसको, मतलब एक तरह से हीट को खींचने वाला। और दूसरा कि मतलब कि इस तरह का अगर हीट का जो हम यूजफुल मैकेनिकल वर्क काम कर पा रहे हैं हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर भी हम 100% मैकेनिकल वर्क नहीं कर पा रहे। मतलब कि जब भी वो करेगा, जब हीट वो निकालेगा, इसको यूजफुल वर्क आउटपुट करना होगा हीट इंजन के लिए, तो वहाँ पर यूनिटी उसका एफिशिएंसी नहीं होगा, मतलब कि 100% उसका एफिशिएंसी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दो बातें आपने सीखा और इसी पर आज का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजेस 10 टाइम्स विथ इन द साइकिल एज सोन इन अ फिगर दिस। तो मतलब अभी क्या कह रहा है कि ए से बी में जब जा रहा है तो 10 V0 से V0 हो जा रहा है। B2C तो आइसोकोरिक ही है, क्योंकि कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं है। फिर C2 कंप्रेशन हो रहा है, D2A फिर वापस आ जा रहा है। तो कह रहा था प्रोसेस ABCD आर एडियाबैटिक, AB एंड CD आर एडियाबैटिक, ठीक है। वाइल द प्रोसेस BC एंड DA इज आइसोकोरिक, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। तो एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस के लिए तो हमें ये चाहिए, या तो ये दे दो 1 माइनस Q2 बाई Q1 दे दीजिए, तब आपका काम हो जाएगा, यार नहीं तो उसका दूसरा वाले का काम हो जाएगा। तो CD मतलब अगर QCD और दूसरा क्या है QAB, ये तो एडियाबैटिक कर रहा, तो इसमें तो हीट मिलने से रहा, जो हीट आपको मिलना होगा कुछ यहाँ से मिलेगा और कुछ यहाँ से मिलेगा। तो वहाँ पर देखना होगा कि हीट रिजेक्ट हो रहा है क्या हो रहा है। तो वहाँ पर देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, फॉल डाउन, टेम्परेचर कम हो रहा होगा। तो यहाँ से हीट निकल रहा होगा ना Q1, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ से देखिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है V2C में और प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब वो हीट ले रहा है, ऐसा Q2, ठीक। तो एरो पे जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ से इफिशियंसी इक्वल टू Q1 और Q2 का एक तरह से वैल्यू निकालना है, यही ना। तो Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, वो कैसा गैस है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, डायटोमिक गैस है, तो हम जानते थे NCV डेल्टा T, यही ना। उसके लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कि हाँ जानते तो वही थे। और डायटोमिक गैस है तो उसका CV का वैल्यू 5/2R होता था,
तो वो तो हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स 1 है, लेकिन टेम्परेचर का क्या करें, T2 डेल्टा T से वहाँ से वो तो निकल नहीं रहा है, तो उसका भी इलाज है बच्चों, उसकी जगह चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल देखते हैं कि D2A जा रहा है, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल है, CV का वैल्यू कितना है, कुछ हमारा डायटोमिक है तो 5/2R हो जाएगा, और चेंज इन टेम्परेचर, वहाँ से हीट निकल रहा है तो इसका मतलब निगेटिव होगा। ऐसे निगेटिव आप इधर लगा के चाहे उधर लगा लीजिए, वैसे तो मॉड हो जाता है, तो एज़ पर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए हम उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो TA माइनस TD ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगा रहेगा, तो वापस आप देखेंगे कि 5/2R, यहाँ से TD माइनस TA लिख लें ऐसा Q1। सिमिलरली Q2 के लिए अगर आप देखेंगे तो N 1 मोल 5/2R, फिर वहाँ पर डेल्टा T, तो B से C जा रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि TC माइनस TB ऐसा। इफ़िशियंसी वाले में दोनों के लिए लिखें, नीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 दिस पूरा एक कहानी 5/2R Q2, अच्छा Q2 उधर है जहाँ से निकल रहा वो जा रहा है, तो वहाँ से कितना आ जाएगा TC माइनस TB अपॉन TD माइनस TA, ऐसा कुछ मिलेगा, है ना। देखिए ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ऐसा आप और देख लीजिए, यहाँ पर हमने देखा था कि B2C प्रोसेस जब हो रहा था तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो प्रेशर बढ़ रहा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा होगा, और D2C में कम टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इफ़िशियंसी लिखते समय इसका ध्यान रखिएगा कि जो Q1 Q2 है खाली नाम से नहीं है कि Q2/Q1 करना है, उसको समझना भी है। तो वहाँ पर क्या हो कि जब अभी ऐसा करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कि टेम्परेचर ज़्यादा माइनस कम, तो पॉजिटिव मतलब एक ज़्यादा नंबर आएगा, 1 से ज़्यादा ही रहेगा तो निगेटिव होने लगेगा ना, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें यहाँ पर अलर्ट रहना होगा, और उसमें TD माइनस TA, ये समझ में आया कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज कर रहा है। तो TD माइनस TA अपॉन TB माइनस TC, इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, तो TC माइनस TB, TC माइनस TB, इस तरह का। अब इसको कैसे लेकर आया जाए कि ठीक है, तो आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा कि इसको टेम्परेचर में कैसे लिखे थे, Q2/Q1 तो ऐसे लिखे थे, तो वहाँ पर तो कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस था, और फिर उसको हमने Q1/Q2 से डिवाइड किया। यहाँ पर एडियाबैटिक दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम और वहाँ पर उन दोनों को कुछ आइसोकोरिक प्रोसेस दिया है, तो वहाँ पर आपको याद होगा कि हमने फिर एडियाबैटिक वाले एक्सप्रेशन से उसको निकाल कर लेकर आए थे। तो यहाँ से जो टेम्परेचर होगा T1 उसका TD या इस तरह का कुछ, मतलब सब जगह का TC TD TA TB ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम C से D वाले प्रोसेस में लेकर जाएं तो वहाँ से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर उसका TC होगा इसमें, और यहाँ से इसका TD होगा, और V0 से 10 V0 हो रहा है। तो अगर हम ऐसा लिख पाए इसका एक्सप्रेशन, तो क्या लिख पाएंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन TC V0 गामा माइनस 1 इक्वल टू TD 10 V0 गामा माइनस 1, यही होगा अगर इसके लिए लिखेंगे तो। दूसरा कि एक तो यहाँ से हो गया, दूसरा अगर A से B वाले के लिए लिखेंगे तो TA का टेम्परेचर वहाँ का 10 V0 है और TB V0 है। तो क्या था भाई, V ये था, क्या था, A to B जा रहे हैं, तो TA 10 V0 गामा माइनस 1 इक्वल टू TB V0 गामा माइनस 1, ऐसा होगा क्या। तो देखो V0 तो अपने घर चले जाएंगे, ये कहीं का भी V0 है, ये V0 ऐसा चला जाएगा। तो TC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ही लिख देते हैं इसको, TC इक्वल टू TD
टाइम्स 10 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1, और यहाँ से लिख सकते हैं क्या, टी ए इक्वल टू या टी वी इक्वल टू, क्योंकि उसको बी और सी में हमें पता है रहना चाहिए ना, तो उधर ऊपर टी ए और डी है तो उसको उड़ाना है। तो यहाँ से टी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी ए 10 रेज टू दी पावर गामा माइनस 1, क्योंकि वी नॉट कैंसिल हुआ। अब देखिए हमें जो निकालना था इफिशियंसी, जो इफिशियंसी हमें निकालना था वो क्या था बच्चों, 1 अपॉन यहाँ से टी डी माइनस टी ए अपॉन टी सी माइनस टी बी, बताइए यही था ना, टी सी माइनस टी बी। तो अब सबका इसका वैल्यू मिल गया है, इसमें रख दिया जाए तो 1 अपॉन टी डी माइनस टी ए, तो यहाँ से अगर टी सी के जगह पे टी डी रखें तो 10 रेज़ टू दी पावर गामा माइनस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले ले तो सी के जगह पे टी डी और यहाँ से टी ए, तो एग्जैक्टली ये घर चले जाएंगे हाई बाय करके। और गामा का वैल्यू क्या होगा, मोनो डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस गामा के लिए होता है, डायटोमिक के लिए इस 7/5, तो 7/5 का वैल्यू 1.4 होता है। कैसा हुआ, क्यों हुआ, इसको बार बार आपको बोल के याद रखवाता हूँ। CP/CV, CP क्या होता है डायटोमिक के लिए 7/2R, और CV क्या होता है 5/2R। तो जब इसको करेंगे तो यहाँ से 7/5 मिलेगा, 1.4 होगा। तो इसका जो वैल्यू आप दिखा लेंगे यहाँ से 1 अपॉन 1 10, 1.4 माइनस 1 करेंगे तो 10 रेज़ टू दी पावर 0.4 हो जाएगा ऐसा। तो इसमें क्या है कि नंबर काफ़ी छोटा है, तो इसके लिए याद रखिए कि इसका वैल्यू 1 अपॉन 10 पॉइंट माइनस 4 का मतलब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 0.4 होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके साथ। ये मतलब एक तरह का ट्रिक होता है याद रखने का, और कुछ नहीं। तो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो इसका वैल्यू 0.6 होगा, और आप इसको कह सकते हैं कि 60% इसका एफिशिएंसी होगा। तो समझ में आया। तो एक ही क्वेश्चन इसलिए बताया कि इसके बारे में आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाए सारी बातें। समय तो लगा, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ग्राफ अगर दिया हो और उसमें इफ़िशियंसी का है, कार्नो साइकिल की उसमें कुछ बात कर रहा है, तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर बस आपको अलर्ट रहना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, तो कब लिखेंगे Q2 या Q1 का वैल्यू किसका ज़्यादा होगा। मतलब Q2 Q1 बस लिख दिया था, इस चलते नहीं कि Q2/Q1 हुआ। जैसे ही मैंने लिखा तो देखा उसमें फिर आकर कुछ से डाउट हुआ कि ये कैसे होगा, तो फिर उसको चेंज किया। तो आप अपने जब क्वेश्चन लिखते समय या उसको या जब क्वेश्चन आप बनाते हैं तो उस समय इसको क्या करिए कि इसका जो वैल्यूज़ जो है, या मतलब जो ग्राफ को जब रीड करें तो वहीं पर लिख दो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, हीट निकल रहा है कि हीट इनपुट दे रहा है। तो हीट इनपुट दे रहा था यहाँ से, तो हॉट रेजीवेयर वाला था, और जब हीट निकल रहा था तो उसका कोल्ड रेजीवेयर या मतलब हीट सिंक में जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस CP इक्वल टू 7/2R ऑलरेडी दे रखा है, मतलब डायटोमिक गैस होगा एट प्रेशर P एंड a temperature is TA is isothermally expanded to twice its the initial volume and then compressed at the constant pressure to its the original volume. Finally, the gas is the compressed at the constant volume to its the original pressure PA. मैं इसलिए हंस रहा था कि इस तरह का बातें बोला हुआ है कि ऐसे इतना पर हो रहा है इतना पर हो रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा इन सबों को कि, और फिर वो बोल ही दिया कि स्केच द PV डायग्राम। तो सबसे पहले PV और PD डायग्राम निकालते हैं। तो यहाँ पर ऐसा P बना लीजिए और यहाँ से ऐसा V बना लीजिए। तो क्या बोल रहा है बच्चों कि सबसे पहले कि A पर कोई पॉइंट है, A से B पहले जा रहा है, कि A पॉइंट का टेम्परेचर कुछ है, उनका प्रेशर है उनका P और टेम्परेचर है TA, और आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहा है ट्वाइस इट्स वॉल्यूम। तो पहले लाइन के लिए फॉर आइसोथर्मल एक्सपैंडिंग कर रहा है, तो यहाँ से आइसोथर्मल होगा तो PV इक्वल टू nRT, तो nRT वाला पार्ट तो कांस्टेंट हो जाएगा, P और V के लिए मिलेगा। तो P है और V वॉल्यूम अगर ले लेते हैं तो फाइनली कितना हो जाएगा P डैश और 2V, उसका क्योंकि डबल हो जा रहा है तो P डैश कितना हो जाएगा P/2
तो जब भी इस तरह का एक्सपेंशन हो रहा होगा, मतलब ए से बी ऐसा लगा लीजिए, ऐसा, तो ए पर इसका जो वॉल्यूम था वो कितना था, वी नॉट, और बी पर कितना हो जा रहा है, 2 वी नॉट। इसका तो मतलब अभी यही निकल कर आ रहा है ना। तो यहाँ से वी नॉट कर लेते हैं और यहाँ से 2 वी नॉट कर लेते हैं। ए टू बी में अगर इस तरह का हो रहा है तो फिर क्या कह रहा है बच्चों, इन देन कंप्रेस टू द कांस्टेंट प्रेशर टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, तो ये तो इसमें कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट प्रेशर पर है और फिर वापस उसको भेज दिया। एरो को ध्यान रखिएगा। तो फिर कंप्रेस्ड हो गया एंड फाइनली गैस कंप्रेस्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम टू द ओरिजिनल प्रेशर। फिर इसको और कंप्रेस कर दिया, मतलब कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है यहाँ से। देखो एक चीज़ तो है कि इसके लिए भी हम प्रेशर के लिए ऐसा कर सकते हैं कि इसका यहाँ से प्रेशर P होगा और यहाँ से इसका P/2 होगा और फिर वापस उसको ऐसा भेज दे रहा है। तो ग्राफ तो ये बनेगा वी, पहले ए से देखो, ए से बी सिंपल है, जैसे जैसा बोला वैसा वैसा करते गए। ए से बी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ए से बी पे प्रेशर अगर सपोज पी वो बोल रखा है तो उस पे बी पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P/2, जो कि हमारे पास है। फिर दूसरा क्या बोला उसने कि B2C उसको आइसोबारिक मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस कर रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है, कंप्रेस कर दिया तो P/2। और फिर कह रहा है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए फिर वापस उधर से घुमा दिया, तो इसको कर दीजिए नेम C। तो ये तो आपका PV डायग्राम है। अगर PV आपको डायग्राम बनाना हो तो ऐसा बना सकते हैं। दूसरा बच्चों कि इसका PT डायग्राम, तो अब इसको हटा लिया जाए क्योंकि इसका अब काम है नहीं। तो PT डायग्राम ऐसा देखो, ए से बी में क्या हो रहा है, क्या कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर आधा हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओह, फिर से पीवी लिख दिया, पीटी ना। टेम्परेचर तो ए टू बी में ऐसा होगा कि आइसोथर्मली हो रहा है। क्यों ऐसा नीचे की तरफ, जैसे ए यहाँ पर होगा और बी हमें कैसे पता चला, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, ऐसे कई बार बताया हूँ कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसा ही बनेगा ना ए टू बी में कि ए टू बी टेम्परेचर इसका रिमेन कांस्टेंट है देखिए, और उसका प्रेशर घट रहा है, तो ए टू बी तो ऐसा बन गया। फिर बी टू सी में आइए तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। तो बी टू सी ऐसा हो जाएगा। ठीक, बताइए समझ में आया बी टू सी, क्योंकि वहाँ पर बी टू सी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है और प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट रहा। तो इसको भी थोड़ा इनको वैसा कर लिख दिया जाए क्या कि और सेंस बनाएगा। ए पर इसका प्रेशर था और यहाँ पर सी पर इसका P/2 था, तो समझने में आसानी होगा। P था और इसका था P/2। ये बड़ा वाले P को थोड़ा स्पेस खाली कर दीजिए आप। प्रेशर ऐसा लिख देते हैं और ए और बी के लिए भी वहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया जाए कि वहाँ पर समझने में आसानी हो। अच्छा, वॉल्यूम का तो है नहीं, टेम्परेचर के लिए है, तो टेम्परेचर लिख लेते हैं ऐसा। तो टेम्परेचर के लिए वो बोल रखा है, शायद TA नाम उसका दिया है, तो ठीक है। तो ये TA हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, TA/2 हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि जो B से C आ रहे हैं और प्रेशर रिमेन कांस्टेंट है, तो जिस फैक्टर से अगर वो कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी उसी फैक्टर से कम होगा। और फाइनली C2A, तो C2A में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ रहेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, C2A। तो एक ग्राफ समझ में आया बच्चों, ABC इसका और इसमें से इसके लिए। ठीक, तो इसके द PV डायग्राम और PT डायग्राम, तो एक आपका मतलब 5-10 नंबर का काम आपका हो गया। अगर ये ग्राफ अगर बनाने आपको आ गया
तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और गुच्छे में, तो आप उसको आराम से निपटा सकते हैं। अब देखिए क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस एंड द नेट हीट सप्लाई टू द गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस। तो कंप्लीट प्रोसेस में तो साइक्लिक प्रोसेस है, तो फटाक से कहेंगे कि सर डेल्टा यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू आप निकाल लो, वही डेल्टा क्यू के इक्वल होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, ऐसा। तो ठीक है, काम पे लग जाते हैं। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, तीन चीज हमें करना है। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू ए बी सी ए, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू ए बी, डेल्टा डब्ल्यू बी सी, डेल्टा डब्ल्यू सी ए। तो जब ए टू बी अगर आप आ रहे हैं, यहाँ से ए से बी की तरफ आ रहे हैं, तो कैसा है ये, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो टू वी नॉट टू वी, तो यानी अभी वी नॉट से टू वी नॉट हो रहा है, तो इसके लिए तो वर्क डन में आपको कोई खास परेशानी नहीं होगा। आप तुरंत बोलेंगे एन आर टी, टेम्परेचर वहाँ का टी ए है, एल एन टू वी नॉट अपॉन वी नॉट, ठीक। बी टू सी, यहाँ से बी टू सी वो कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर वहाँ का पी बाई टू है और टू वी नॉट से वी नॉट जा रहा है, मतलब कंप्रेस हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो पी बाई टू कह लीजिए, और यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर नहीं, वॉल्यूम ही, तो यहाँ से वी नॉट से माइनस टू वी नॉट हो रहा है, और डब्ल्यू सी ए तो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा भाई, कौन बताएगा। सी टू ए कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में कोई वर्क डन नहीं होता है, वो शून्य होता है, तो इसीलिए सी टू ए में कोई वर्क डन नहीं होगा, वो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, एन आर टी ए एल एन टू प्लस माइनस बेसिकली पी वी नॉट बाई टू, कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए यहाँ से, तो ए पर एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे कि वहाँ से वो मिला हुआ है कि पी का वैल्यू है और यहाँ से वॉल्यूम उसका वी नॉट है, इक्वल टू एन आर टी नॉट या टी ए जो उसका नाम दे रखा है। तो पी नॉट वी नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी वी नॉट के जगह पे एन आर टी ए लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं कि जो हीट होगा उसके लिए मिलेगा, पी नॉट तो नहीं, पी इंटू वी नॉट, ये क्योंकि ठीक है वो क्वेश्चन का हिस्सा है, तो आप यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी वी नॉट, या यहाँ आर टी नॉट के जगह पे आप पी वी नॉट लिख सकते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पी नॉट वी नॉट एल एन टू माइनस वन, यहाँ पर वर्क डन ऐसा होगा कॉमन लेने के बाद, और जो इतना होगा वही आपका डेल्टा क्यू का भी वैल्यू होगा, हीट का ही वैल्यू वही होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह का अगर कोई साइकिल बन रहा है तो उसके लिए हम उसका बता सकते हैं कि न्यू वर्क डन बाय द गैस एंड नेट हीट सप्लाई टू द गैस और गैस ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस। तो एक उसमें से आइसोथर्मल था, दूसरा इसमें एक आइसोको बारिक था और दूसरा आइसोकोरिक था। वर्क डन निकाला, अपना आंसर घर लेकर चले गए। तो ये बात समझ में आया क्या, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ए डायटोमिक आइडियल गैस इज 1.4 इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस सोन इन अ फिगर। फिगर तो नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम, अच्छा फिगर पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का है कुछ फिगर डायग्राम बना लिया। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस सोन इन अ फिगर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा एरो और आप लगा सकते हैं। कह रहा है कि अच्छा नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और इसको, ये दिख रहा होगा, पहले भी दिख रहा था, ठीक है। सो इन दिस साइक्लिक प्रोसेस ए बी इज द एडियाबैटिक कंप्रेस्ड, ए टू बी एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रहा है, बी सी आइसोबारिक। अच्छा किस पर है बच्चों, प्रेशर उस पर है, मतलब पी पर है, तो आइसोबारिक हो रहा है। सी टू डी इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, डी टू ए इज आइसोकोरिक। द volume ratio is VA by VB is 16 and VC by VD is equal to 2 and the temperature A is TA is 300 Kelvin। तो टेम्परेचर इसमें निकालना होगा सभी का
कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑफ द पॉइंट बी एंड टी बोला आ ही गया। तो ठीक है, तो सबसे पहले बी का ही निकाल लेते हैं कि इसमें क्या कहते हैं बच्चों, इसमें टेम्परेचर टी से बी जा रहा है और कैसा बोला है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो क्या करें, टी ए वी ए गामा -1 इक्वल टू बी पे जा रहा है, तो टी बी वी बी गामा -1 मांगा कहाँ का है, बी और डी का, तो बी तो आ जाएगा। तो टी ए का वैल्यू बताइए कितना है, 300। वी ए ओवर वी बी गामा -1 इक्वल टू टी बी, ऐसा। तो यहाँ से वी अपॉन वी बी का वैल्यू गिवन है 16, तो 300 16 और रेस्ट टू द पावर बच्चों कितना है 0.4, तो ये टी बी आ जाएगा। तो टी बी के लिए यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे 16 रेस्ट टू द पावर 0.4, ऐसे तो अगर 0.5 होता तो 4 होता तो 1200 हो जाता, लेकिन कम है। अब इसके लिए क्या ट्रिक है, इसके लिए कुछ आपका वैल्यू इसका 0.30, इसके लिए कोई वो नहीं है, आपको वैल्यू आपको जानना पड़ेगा। तो 300 इंटू, अभी मुझे जैसे वैल्यू पता है तो आपको बता दे रहा हूँ, तो 909 केल्विन आएगा, ठीक है, 909 केल्विन। ऐसे जनरली इसका वैल्यू दिया रहता है, उसकी घबराने की बात नहीं है। आप एडवांस मतलब जेई एडवांस वाले बहुत दयालु किस्म के लोग होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि छोड़ दिया कि चलो बताओ तुम अपना सर पीटते रहो, उसमें वैल्यू गिवन रहेगा, तो उसकी चिंता ना करें। तो 909 केल्विन एक तो ये मिल गया। अच्छा, अब दूसरे पकड़ते हैं कहाँ का, तो यहाँ का तो टेम्परेचर मान लीजिए कि 909 केल्विन आ गया और यहाँ का कुछ 300 था। अभी डी का भी हमें पता करना है तो डी के लिए अगर डी टू ए में अगर जा रहे हैं तो वहाँ का भी अगर लगा दे, ए बाई डी का वैल्यू तो गिवन नहीं है, ऐसे वी सी बाई वी डी का वैल्यू पता है, तो वहाँ से भी कम, मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन तो हो ही रहा है ना, तो क्यों ना हम उसको बोल दें। और वैसे इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है डी टू ए में, तो प्रेशर के लिए जा रहे हैं, प्रेशर के बारे में भी नहीं कुछ बोला, तो ठीक है, वी सी वी टू डी के लिए करते हैं, फिर देखते हैं क्या आगे आएगा। सेम काम यहाँ पर करें, जैसे कि टी से टेम्परेचर तो यहाँ का पता ही है, नहीं पता है, तो ठीक है, तो एडियाबैटिक अगर लगाते हैं 909 केल्विन तो उसके लिए है, और वो कैसा है आइसो, हाँ तो ठीक है, तो हम ए आइसो बारीक है, तो V और C में कैसा रिलेशन हो जाएगा, मतलब कि वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ना, मतलब कि आइसो बारीक प्रोसेस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आइसो बारीक प्रोसेस है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो इसको ऐसा कहा जा सकता है ना कि वी बी ओवर टी बी इक्वल टू वी सी ओवर टी सी, सी का चाहिए, 1 सी का मिल जाएगा तो आगे डी का भी मिल जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए इसका डी का, तो इसमें अगर लगाएंगे तो अब इसको लगा ही के काम खत्म कर दें। एडियाबैटिक का एक्सपेंशन है तो टी सी वी सी रेस्ट टू द पावर गामा -1 और यहाँ से टी डी वी डी रेस्ट टू द पावर गामा -1, और यहाँ पर देखिएगा कि हमें जो उसका वैल्यू दिया हुआ है ए बाई बी का दे रखा है और सी बाई डी का दे रखा है 2। तो इन दोनों के हेल्प से, जैसे कि टीवी का तो हमें ऐसे टेम्परेचर पता है और वी बी बाई वी सी, तो एक काम करते हैं कि टी सी के जगह पे कुछ लिख कर देखते हैं, हमें तो चाहिए टी डी का वैल्यू, तो टी सी के जगह पे कितना हो जाएगा, वी सी बाई वी बी इंटू टी वी तो हमें ऑलरेडी चाहिए पता है, और दूसरा वी सी ओवर वी डी रेस्ट टू द पावर गामा -1 इक्वल टू टी डी, ऐसा हो जाएगा। और वहाँ पे टी ए डी और टी ए में तो कुछ ऐसा नहीं है, टी सी है टी डी है, ठीक है। तो और वी सी बाई वी डी का वैल्यू कितना है बच्चों, वी सी बाई वी डी का वैल्यू है 2, तो ठीक है, 2 रेस्ट टू दी पावर 0.4 तो एक होगा, और टी वी यहाँ पर है, लेकिन वी सी बाई वी वी को कैसे हटाया जाए, हाँ उसका भी इलाज है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि एक काम और थोड़ा करना पड़ेगा, कि जैसे कि टी डी ये लाना है, तो यहाँ से वी सी बाई ऐसा करिए कि वी सी बाई वी डी का वैल्यू गिवन है, तो एक वी डी ऊपर दे दीजिए, और यहाँ से वी डी अपॉन वी बी इंटू वी सी ओवर वी डी गामा -1, और साथ में यहाँ से
टीवी। तो इसमें आपको एक ग्राफ में ऐसा हम देख सकते हैं कि टीडी और टीए आपस में तो वीडी और वी आपस में इक्वल हैं, तो वीडी बाई यहाँ से वीसी बाई वीडी कर लीजिए और वी डी के जगह पे वी ए लिख सकते हैं। तो ए बाई बी और सी बाई डी का वैल्यू ही पता है ना, और वी सी अपॉन वी डी गामा -1 इंटू टी वी। तो वी सी बाई वी डी का वैल्यू है 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वी ए बाई वी बी का वैल्यू है 16 और इनका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, इज आवर 1/2, मतलब वी सी बाई वी टी का वैल्यू 2 था, तो 2 रेज़ टू द पावर गामा -1। तो और टी वी यहाँ से कितना था 909 केल्विन। तो बाकी का हमारा काम वहाँ से बन जाएगा कि यहाँ से 2 से 2 एक हट जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर गामा लिख लीजिए या कुछ और, तो निकल कर इस पर एक एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पर वी सी बाई वी डी है। चलो ठीक है, अगर ये है, अगर इसी को मान लेते हैं सही, तो फिर हमारा ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा वो था नहीं, वहाँ पर वी बी बाई वी सी का वैल्यू था, तभी वो कुछ उल्टा पुल्टा आ रहा था, इतना टेम्परेचर बढ़कर आ रहा है। तो खैर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 16, अब जैसा है वैसा अगर डेटा ही है तो 909 केल्विन ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इसमें दूसरा पार्ट देखिए जो मांगा है कि फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो एक तरह से हमें सारा कुछ इसका पता ही है लगभग, मतलब बी का टेम्परेचर पता है, सी का पता है, डी का पता ही है। तो एफिशिएंसी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, मतलब सी टू डी और ए टू बी, तो उसमें कुछ है ही नहीं है। मतलब सी टू डी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। या ऐसे डी टू ए में देख लीजिए कि डी टू ए में क्या हो रहा होगा कि वॉल्यूम अगर प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर इसका घटेगा, और बी टू सी में इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा वाला मतलब ये आपका Q1 हो गया और दूसरा वाला ये Q2 हो गया। इस तरह से आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो जब इसका इक्वेशन लिखेंगे मतलब कि इफ़िशियंसी के लिए, तो 1/Q इनपुट अपॉन Q आउटपुट अपॉन Q इनपुट। तो 1 - Q इनपुट के लिए अगर करेंगे तो वहाँ पर ये कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है B2C, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि N उसका 2 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल होगा शायद, 1 मोल है। अच्छा, और अच्छा है 1 मोल है। तो N मतलब ऐसा एक बार लिख देता हूँ कि N CP डेल्टा T अपॉन N, वहाँ से उसका वॉल्यूम के लिए दूसरा अगर देखेंगे CP डेल्टा T, तो 1 CP के जगह पर 7/2R होगा, और डेल्टा T अगर D2A जा रहा है तो TD माइनस TA ऐसा, और दूसरा 1 5/2R है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा। अच्छा नहीं, ये तो डेल्टा T D और A नहीं है, वहाँ पर B और C था ना, B2C था, तो TV माइनस TC, TV माइनस TC ऐसा होगा। और 1 × 5/2R है अगर है, अच्छा बीच में आ गए 5/2R है, तो यहाँ से TD माइनस TA यहाँ के लिए होगा। तो D2A है, तो ठीक है। तो इसमें सारा टर्म हमें सब कुछ इसका पता है, तो हम यहाँ से इसका वैल्यू कैलकुलेट कर ले जाएंगे और इफ़िशियंसी हमारा आ जाएगा। तो कुछ वो तो डेटा चेंज था, तो आप अपना कैलकुलेशन करिएगा TBCD के लिए। तो वहाँ पर जो इसका जो टेम्परेचर आ रहा था, मतलब D के लिए निकाला था, B के लिए निकाला था, C पे आप कह सकते हैं कि नहीं निकाला था, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि खैर वो तो डेटा ही बदल दिया ना B और C के लिए। तो आप वहाँ से मतलब कि आइसोबारिक प्रोसेस अगर होगा तो आइसोबारिक में क्या होगा कि V1 मतलब कि TB इंटू VB इक्वल टू TC इंटू TB इंटू VC। तो B/C का वैल्यू दिया हुआ था, तो वहाँ से हम उसके चलते निकाल लिए थे। लेकिन अभी भी आप उसको मैनिपुलेट करके C/D है तो B/C का वैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा, तो वहाँ से आपका TC का वैल्यू आ जाएगा। वंस यू नो द TC का वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा।
मतलब इसमें समझना ये था, वो जो मैनिपुलेशन किया था ना, ये चीज़। ठीक है, ये देखिए 2 पार्ट में क्वेश्चन है, एक इधर क्वेश्चन दिया है, मतलब बताया है, और आंसर उसका उस तरफ में दिया है। तो खैर, 1 mole of monatomic ideal gas is taken through the cycle shown in a figure. A to B is adiabatic, A to B adiabatic expansion, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और दूसरा कि कूलिंग एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, B to C, मतलब उसका प्रेशर घट रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो टेम्परेचर घट जाएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। एडियाबैटिक कंप्रेशन है नो हीट एक्सचेंज, हीटिंग एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, D2A ऐसा काम कर रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस फिर से है, 4 प्रोसेस है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि द प्रेशर ऑफ द टेम्परेचर एट ABC इज द PA PV PC, इस तरह का दे रखा है A और B के लिए। तो TA का दे रखा है कुछ 1000 केल्विन, TV के लिए है 2/3 पास PA, और PC के लिए 1/3 PA। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज द नेट वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A to B। तो इसमें A to B में नेट वर्क डन चाहिए, A to B में। तो WAB है, और WAB कैसा है? एडियाबैटिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करिए, याद करिए। तो डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो AB अगर सब स्क्रिप्ट में लिख लें तो ये पार्ट तो जीरो है ना बच्चों, तो फटाक से जीरो हो जाएगा। तो W ऑफ AB कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा UAB, और डेल्टा UAB क्या होता था? NCV डेल्टा T। क्या ऐसा आप आंसर इसका ऐसा है तो बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है, CV का वैल्यू मोनोएटॉमिक है तो 3/2R और हो जाएगा। तो यहाँ से 3/2R ऐसा लिख सकते हैं। और डेल्टा T का वैल्यू कितना हो जाएगा? TV माइनस T है ना। तो यहाँ पर कुछ और दे रखा है इसका डेटा। TA का तो दे रखा है कुछ 1000 केल्विन, B के बारे में नहीं बताया है। वहाँ का प्रेशर दे रखा है PV इक्वल टू 2/3 PA। अभी एडियाबैटिक प्रोसेस में अभी तक आपने ये देखा था कि PV रेज़ टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, बात ऐसा कुछ होता था। तो अब प्रेशर और वॉल्यूम के लिए देखा था, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए देखा हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर के लिए नहीं देखा है। तो आइए उसको भी देख ही लेते हैं। तो प्रेशर और टेम्परेचर के लिए तो वॉल्यूम को हटना पड़ेगा, तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे? T/P, यही ना। तो T रेज़ टू दी पावर गामा अपॉन P रेज़ टू दी पावर गामा इस कांस्टेंट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? P1 माइनस गामा T रेज़ टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह का कुछ बनेगा लॉ। तो जब यहाँ से ऐसा करेंगे तो P1 या PA कह लीजिए 1 माइनस गामा TA1 इक्वल टू गामा, PB 1 माइनस गामा एंड TV इक्वल टू गामा। तो TV चाहिए बच्चों, तो TV चाहिए तो TA का वैल्यू कितना है? 1000, उतना तो मिलकर आ जाएगा। तो गामा गामा को यहाँ से अगर उड़ाएंगे तो गामा गामा तो उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 बाई गामा का करेंगे तो 1 बाई ऐसा होगा, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा। देखो PA बाई PB 1 माइनस गामा रेज़ टू दी पावर गामा इंटू TA इक्वल टू TV ऐसा। तो 1 माइनस गामा एक ऐसा है, मोनोएटॉमिक गैस बोला था, क्या बोला था देखिएगा, मोनोएटॉमिक गैस है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 5/3, यही। तो अगर यहाँ पर लगाएं 5/3, 1 माइनस 5/3, TA का तो चलो TV वैल्यू कुछ आ जाएगा 1000 है, और PA बाई PB का वैल्यू बच्चों PA बाई PB इज आवर 3/2 ऐसा, क्योंकि PA बाई PB चाहिए तो 3/2 मिलेगा। और 1 माइनस गामा तो 1 माइनस 5/3, इसका देखो वैल्यू इस बार दिया है, तो इस तरह से वैल्यू दिया रहता है, क्योंकि वो अभी ध्यान नज़र पड़ गया इस पर। तो 1 माइनस 5/3 अपॉन इसको करेंगे तो 5/3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? -2/3, 3 तो घर गए, तो -2/5, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, मतलब 1000, इसको आप अगर निगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको रेसिप्रोकल कर देता है 2/3 और 2/5। तो देखिए, तो ऐसा दिया रहेगा एकदम प्यार मोहब्बत से कि आसानी से निकालिए 0.85, तो यानी कि कितना आ जाएगा? 850 केल्विन।
तो वंस यू नो दैट 850 केल्विन, उसमें टीवी का वैल्यू यहाँ का 850 केल्विन आ गया, और यहाँ का वैल्यू कितना था, इस 1000 केल्विन। तो वर्क डन चाहिए था, तो अब वर्क डन तो दूर नहीं है, तो 1000 माइनस 850 कर लीजिए और आंसर अपना घर ले जाइए। तो 850 माइनस 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 150 आ जाएगा, और माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 3/2 आर इंटू मतलब 75 आर। तो आर में ही आंसर देते हैं, क्या दिक्कत है। एग्जाम का प्रेशर आएगा तो आप फटाक से कर दोगे, मतलब नंबर का चाहिए ना कि 75 आर, खाली कहे कि एक मल्टीप्लाई करो और 3-4 नंबर घर ले जाओ, तो तुरंत भागोगे ना करने। तो 75 इंटू 8.314 करेंगे तो उसका आपका 75 आर का निकल कर आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। इसमें फर्स्ट पार्ट, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ए टू बी, ये तो निकाल लिया। अभी कह रहा है कि हीट लॉस्ट बाय द गैस इन द प्रोसेस बी टू सी। तो बी टू सी में कह रहा है कि हीट लॉस कितना हुआ बी टू सी में। तो यहाँ पर ये डेटा लिख देता हूँ, बाकी इसको हटा देता हूँ कि आसान रहेगा करने में। मान लीजिए कभी आगे ज़रूरत पड़े। 75 आर, बी टू सी में क्या हो रहा है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट का कितना लॉस हो रहा है। तो आइए पता करते हैं। ऐसा, तो Q इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एन सी वी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है तो चाहिए होगा। तो वहाँ से टी सी माइनस टी बी, 850 तो है, और वो कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक है तो कुछ ज़्यादा हमें इस बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आइसोकोरिक है तो मतलब प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्यों, क्योंकि PV इक्वल टू NRT हुआ और उसमें से वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि PB ओवर TB इक्वल टू PC ओवर TC, ऐसा। तो PV बाई PC का वैल्यू कुछ गिवन होगा, देखिए। अच्छा, यही है। PV बाई PC का वैल्यू हमें गिवन है, PC बाई PA का वैल्यू गिवन है, और PA बाई PV का वैल्यू गिवन है। कोई बात नहीं, तो करें क्या कि PV बाई, इसको हटा लेते हैं तब। जिनको लिखना है पहले लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि अब हटा रहे हैं तो लिखने को मिलेगा नहीं। देखो यहाँ से क्या दे रखा है, अच्छा भट ही जाओ तब तुम लोग भी। यहाँ से क्या दे रखा है, PV बाई PA 2/3, और दूसरा क्या दे रखा है, PC बाई PA, उसका कितना वैल्यू है 1/3। हमें क्या चाहिए था, अभी B से C में जा रहे थे, हाँ B से C में, शायद पहला वाला A to B था तो B से C में ही जा रहे थे, तो वहाँ से हमें कुछ चाहिए था P और उसके लिए, तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर ले, या ऐसा लिख ले कि PA बाई PB का वैल्यू कितना होगा 3/2। मतलब एक करते हैं कुछ इस तरह का, PA बाई PA का PC बाई PA को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो PA बाई PB का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ से 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आ गया ना, PA PA कैंसिल हुआ, तो यहाँ से PC बाई PB का वैल्यू इस हमारा 1/2 आ गया। तो एक काम हो सकता है तो इसमें निकालने के लिए, PC बाई PB का वैल्यू, तो TV का वैल्यू कितना था 850, तो यहाँ से लिख लें 1/850, और अच्छा PB ही लिख लेते हैं, और TC तो चाहिए, और यहाँ से PC है, तो यहाँ से PC बाई
पी सी बाई पी बी का वैल्यू, पी सी इक्वल टू पी बी बाई 2, तो पी बी बाई 2, तो टी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 850, और यहाँ से पी बी बाई 2 अपॉन पी बी, पी बी कैंसिल हो गया, तो टी सी का वैल्यू कितना आ गया 425 केल्विन। ये आ गया 425 केल्विन। अब जो हीट चाहिए हमें सेकेंड पार्ट का आंसर वो निकल कर मिल जाएगा। 1 मोल है, सी वी है, मोनोटॉमिक गैस है, तो 3/2 आर है, और डेल्टा टी का टी सी माइनस दिस, तो 425 माइनस 850, तो अच्छा क्या लिख दिया भाई 3/2 आर ना, तो 3/2 आर माइनस 425 ऐसा। तो आंसर को आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर देता हूँ कि 1275 होगा, तो उसका हाफ अगर करेंगे तो 637.5 इंटू आर नेगेटिव में, तो जो उसने हीट लॉस बोला था, तो दैट इज़ वाई हीट लॉस यहाँ से आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ का जो टेम्परेचर कितना आ गया 425 केल्विन, और पहले पार्ट का आंसर है 75 आर, और इसका है 637.5 आर। ठीक है, तो आगे देखिए और क्या पूछा है। ये तो इस पार्ट का आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट का द टेम्परेचर टी डी। ठीक है, तो फाइनली टेम्परेचर टी डी निकालना है, तो फाइनल टेम्परेचर टी डी निकालना है। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो वॉल्यूम वहाँ का कांस्टेंट है, और टी सी का वैल्यू हमें है पता, इसको भी निकाल लेते हैं। और वहाँ पर शायद हमें कुछ किस में क्या दे रखा था पिछले, अभी जो निकाला था, अभी जो निकाला था इसमें जो हमें गिवन होता था पी बी और सी में गिवन है, ए के बारे में नहीं पता है ना, उसका प्रेशर डी के बारे में तो नहीं पता है। ठीक है, तो वॉल्यूम वगैरह से कुछ देखे तो काम हो जाएगा क्या। ठीक है, तो टी डी लाने के लिए थोड़ा और कुछ ब्रह्मास्त्र जैसा काम करना पड़ेगा। इनको हटा लेते हैं। क्योंकि प्रेशर के बारे में भी नहीं गिवन है, वॉल्यूम का कुछ अता पता है नहीं। तो आइए देखिए कि इसका भी ऐसा फ्लेवर टेस्ट कर लीजिए कि क्या उसको निकाल सकते हैं। इस टेम्परेचर वगैरह को रखे रहिए, काम पड़ेगा। ठीक, और हमें जो गिवन है उसको और यहाँ पे ही लिख देते हैं। पी ए बाई पी बी का वैल्यू कितना था, और यहाँ से पी ए बाई पी सी का वैल्यू कितना था। ये दो चीज़ को, पी ए बाई पी बी का वैल्यू है 3/2, और पी ए बाई पी सी का वैल्यू है 3। पी ए बाई पी सी देख लो, आगे बढ़े इधर ही बढ़ते हैं। पी ए बाई पी बी इज़ 3/2, और पी सी बाई पी ए बाई पी सी इज़ 3। ठीक है, चलो ये तो हो गया। तो ऐसा करिए, हमें डी के लिए लाना है, तो ए से बी के लिए हम देखें कि प्रोसेस इसमें से क्या हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस है, ए टू बी एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो हम वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन कुछ लिख सकते थे। यहाँ पे क्या होगा, पी ए अभी निकाल के लाए थे वहाँ से, आपको याद होगा, तो वी के जगह पर टी बाई पी लिखा था, तो 1 माइनस गामा टी ए गामा, मतलब ऐसा था ना, पी वी इक्वल टू एन, मतलब पी वी रेस्ट टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है, तो वी के जगह पे टी बाई पी रेस्ट टू द पावर गामा, तो ऐसा था। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी बी रेस्ट टू द पावर 1 माइनस गामा टी बी रेस्ट टू द पावर गामा, एक आपको मिलेगा। बी टू सी में कैसा है प्रोसेस है, आइसोकोरिक, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि पी बी पी बी बाई पी सी कर लेते हैं, और यहाँ से टी बी बाई टी सी
इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह लेते हैं। तीसरा C2D में जा रहे हैं तो फिर से वो कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि PC1 माइनस गामा TC गामा इक्वल टू PD1 माइनस गामा TD गामा। ये पहली बार TD आया, थर्ड। और चौथा बच्चों यही लिख लेते हैं कि 4-2D में क्या, D2A में क्या हो रहा है, वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है अगेन, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर के लिए तो PD बाई PA इक्वल टू TD बाई TA इस तरह का लिखा जा सकता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो एक सेट तो ऐसा है इक्वेशन और एक सेट ऐसा है, फर्स्ट और थर्ड वाला एक जैसे, मतलब पावर गामा गामा वाले हैं और ये वाले इस तरह के हैं। तो इन दोनों को अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, मतलब आप देखेंगे कि कुछ एक जैसा सब ये मिल रहा है। मतलब यहाँ से अगर PA मतलब फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करेंगे तो PA बाई PC 1 गामा माइनस 1, और दूसरा इधर रेसिप्रोकल होकर भाग जाएगा, मतलब कि अगर प्रेशर को एक तरफ लिखना चाहें दिस अपॉन दिस, और वहाँ से PD बाई PB है तो यहाँ से PD बाई मतलब कि इस साइड में आएगा तो PD बाई PB हो जाएगा 1 माइनस गामा, और इक्वल टू यहाँ से क्या बचा TA बाई TC, और तो यहाँ पर TA बाई TC और TB बाई TD, एक गामा का कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ से भी इसको एक ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, तो लिख ही लेते हैं। इंटू PD बाई PB ऐसा यहाँ से। अच्छा, अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को डिवाइड अगर करते हैं, मतलब जो सिंगल सिंगल सेकेंड और फोर्थ वाले को, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा PB बाई PD एक तरफ आएगा और दूसरा PA बाई मतलब PD बाई PB तो आ रहा है ना, हाँ, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो PD बाई PB और दूसरा PC बाई PA। ठीक है, तो उसको A को अगर मतलब वो एक जैसे ही मिल जाएंगे, TD बाई TA है और TB बाई TC है। तो अगर हम उनको लिखना चाहें, थोड़ा सा बच्चों इसमें इनको करने में लिखने में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, मतलब उसका एक सेट ऐसा नहीं बन रहा है। इसमें बेसिकली क्या कर लेते हैं कि PA बाई PB को एक तरफ कर लेते हैं, ऐसा PA बाई PB, और दूसरा PC बाई PD, और उन दोनों को कुछ तब डिवाइड कर दे या मल्टीप्लाई कर दे, जैसे भी इसको करना है। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि इसको ऐसा कर लेते हैं कि PC बाई मतलब इसको PA बाई PB एक तरफ लिख लेते हैं ऐसा इसको, और फिर उसको PC बाई PD एक तरफ ऐसा लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलता, यहाँ से TB बाई TA है ना, TB बाई TA वो नीचे की तरफ आ जाता, TB बाई TA, और मतलब एक तरह से दोनों का मल्टीप्लाई ही कर दिए, समझिए, डिवाइड भी कर सकते थे या कोई नहीं, तो TB बाई TA और यहाँ से कितना हो जाएगा TD बाई TC। हाँ, इसी की ज़रूरत था, अब ये मिल जाएगा। तो क्योंकि वहाँ से जैसे ही वो ऐसा किया तो यहाँ से क्या था कि पहले और दूसरे वाले में कि TD बाई TC जो यहाँ पर है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो TD बाई TC और TA बाई TB मिल जाएगा इन दोनों के डिवीजन से, और PD बाई PA और ऊपर हो जाएगा यहाँ से PB बाई मतलब PD बाई PA, और यहाँ से दूसरा वाला PB बाई PC है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो PC बाई PD, एक काम करते हैं D और C उधर ही है, नीचे है, ठीक है। तो इन दोनों से सेकंड फोर्थ को इन दोनों को डिवाइड करते हैं और वहाँ से करेंगे, और सबको जब मिक्सअप करेंगे तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, बाकी काम थोड़ा आप भी करिए। TS TC इक्वल टू TB TD ऐसा मिलेगा बच्चों, पूरा उसको डिवीजन करने से इसमें। तो वो हो सकता है कि एक्सपोनेंट का थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आपको करना क्या है कि फर्स्ट बाई थर्ड करिए और सेकेंड बाई फोर्थ करिए, और फिर उसके बाद उसको लेकर आएंगे तो ऐसा आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो फिर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि कुछ लग रहा है कि कुछ मिसिंग वगैरह है। तो TA का वैल्यू 1000 है, TC का वैल्यू
425 है, तो अगर इसका सबका वैल्यू अगर रखें तो कितना क्या क्या आएगा? जब उसको लिख रहे हैं तो टी ए के जगह पे 1000 और टी सी के जगह पे 425, टी वी के जगह पे 850 और टी डी, तो यहाँ से 2 हो गया, तो टी डी का वैल्यू इज़ 500 केल्विन आ गया। ठीक है, तो ये आपका टी डी वाला जो था टेम्परेचर का निकालने का इसका तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन अच्छा वही था, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा इधर था कि द टेम्परेचर टी डी इज इक्वल टू क्या होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था साइक्लिक प्रोसेस पे, तो आपको समझने को इसमें मिला होगा कुछ ज़्यादा, और जो उसका जो मैनिपुलेशन है डेटा का वो आपको देखने को मिला होगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि सोज द 3 आइसोथर्मल प्रोसेस इज द टेम्परेचर T1, T2, T3, तो है तो नहीं लेकिन बना लेते हैं। ऐसे है, तो कह रहा है कि सोज द 3 आइसोथर्मल टेम्परेचर T1, T2, T3, T1 4000, 2000, 1000 when 1 mole of the ideal gas, monatomic gas, is taken from the AB to BC, A to B, C, then D। ठीक है, इसका बनाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा आपका जो 4000, जितना ज़्यादा जेंटल स्लोप होगा उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा। ये समझ में आता है ना क्यों? चलो इसको भी बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए T1, जैसे T1 था, T2 था और T3 था, कौन सा ज़्यादा होगा? तो P वर्सेस V ग्राफ का है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो जिसका प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि मतलब इसका नेमली अगर T1, T2, T3 कर दें तो T1 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3 होगा। सो दैट इज़ वाई आई मार्क दैट कि 4000 केल्विन ऐसा होगा। तो क्या यहाँ पर क्या करें कि A टू B, अलग पेन से बना देता हूँ, विजुअल नहीं होगा दोनों ना। A है, B है, C है, D है, ऐसा है। तो ठीक है, इस तरह का कुछ प्रोसेस जा रहा है। A टू B मतलब कि आइसोबारिक, B टू C आइसो वॉल्यूम, और इस तरह का वो सब बता रखा है कि पाथ AB BC से D है। इज अ फाइंड अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी द वर्क डन बाय द गैस एंड द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इन द ईच पाथ। ऑल्सो फाइंड द दिस क्वांटिटीज ऑफ द कंप्लीट साइकिल ऑफ द पूरे, अच्छा पूरे कम साइकिल के लिए बताना है। तो इंटरनल एनर्जी जहाँ तक है तो पूरे साइकिल का तो ये तो जीरो होगा, लेकिन कैसे जीरो होगा चलिए आज जाइए उसको दिखा भी देते हैं कि डेल्टा यू ए बी की जगह पर ये कैसा जा रहा है। आइसोबारिक, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इसका भी कितना था, यहाँ का T2 वाले का था इस 2000 केल्विन और इसका है 1000 केल्विन। तो यहाँ से 4000 से 2000 हो रहा है, तो NRT वहाँ पर कितना है, सोच दो 3 आइसो 1 मोल, तो 1 हो जाएगा। और आइसोबारिक है तो CP, और मोनोटोमिक गैस है तो 3/2R इंटू, यहाँ से इसका चेंज इन टेम्परेचर की अगर बात करें तो 4000 टू 2000 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2000, तो कितना आ गया 3000 R हो जाएगा। फिर डेल्टा यू बी सी के लिए अगर देखें तो डेल्टा यू बी सी के लिए B टू C, तो आइसो अच्छा पहला वाला बच्चों था आइसोबारिक था ना, तो 3/2 नहीं 5/2R होगा। ठीक है, फिर B टू C में आइसोबारिक है, सॉरी आइसोकोरिक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 इंटू 3/2R और चेंज इन टेम्परेचर 4000 टू C इज 2000, तो -2000 हो जाएगा क्योंकि निगेटिव हो 400 से 200 की तरफ जा रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा 3000 R हो जाएगा। A और B तो आपको दूर से ही दिख गया होगा, नहीं अच्छा तो 5000 हो जाएगा ना इसका, तो
ठीक है। फिर अब देखिए WU CD, तो C to D जा रहे हैं, तो यहाँ पर 2000 to 1000 जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है तो फिर से निगेटिव में होगा। तो कितना जाएगा इसका nRT, और कांस्टेंट प्रेशर पर है तो 1 × 5/2R, और 2000 to 1000 इज 1000 विथ निगेटिव, ऐसा होगा। और WDA अगर देखें तो D2A आइसोबारिक है और 1000 से 2000 में जा रहा है, तो वो निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू होगा। और यहाँ से 3/2R, और इसका वैल्यू इज 1000, ऐसा। तो इन सबों को जब आप ऐड करेंगे, देखिए ये 5000 वाला है और ये 5000 वाला है, पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में, तो इसको और इसको कैंसिल कर देगा। ये 3000 है और यहाँ से भी आपका 3000 निकल कर आ रहा है, तो ये दूसरे को यहाँ से कैंसिल कर जाएंगे। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसका सम टोटल जो इसके लिए होगा वो 0 होगा। और वैसे ही आपको क्या मिलेगा कि इंटरनल एनर्जी है तो डेल्टा यू का वैल्यू 0 होगा, तो वर्क डन भी आप निकाल सकते हैं फटाफट। मतलब इसी में अगर A to B अगर जाते हैं तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि देखो यहाँ पर तो 4 प्रोसेस है ना, A to B, B to C, C to D, D to A। तो वर्क डन आपको B to C और D to A इन दोनों में कितना मिलेगा? 0, क्योंकि कोई इसमें आइसोकोरिक है तो कोई काम होगा नहीं। अब रहा बात WAB के लिए, तो इसमें कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर है, तो P × डेल्टा B कर सकते हैं, या हम उसका उसका वैल्यू गिवन ही है वहाँ, देखिए A to B में P प्रेशर के बारे में नहीं दिया है, तो NR डेल्टा T भी कर सकते हैं। तो NR डेल्टा T अगर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स 1 है, R का वैल्यू R है, डेल्टा T का वैल्यू इस 2000 R हो जाएगा। फिर उसके बाद W A to B में जैसे है, तो फिर उसका हम B से C के लिए अगर जाते हैं तो नहीं, B से C नहीं, C to D के लिए आते हैं तो उसमें भी फिर से आइसो है, तो NR डेल्टा T होगा। तो यहाँ पर इसके लिए 2000 है, 1000 है, तो इसमें 1 × R × 1000 विथ निगेटिव 2000 माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा? -1000 R हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल वर्क डन अगर आप देखेंगे, मतलब AB और BC CD के लिए टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे, W पूरा ABCA के लिए, तो आपको मिल जाएगा 2000 - 1000, तो 1000 R, तो इतना वैल्यू इसका आएगा। ठीक है, तो इसका टोटल वर्क डन आ गया। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो थर्मोडायनेमिक्स का और भी आपको क्वेश्चन अगर चाहिए होगा तो मैसेज करके बताइए, बता दूंगा। तो एक तरह से इस पार्ट का ये ख़त्म हुआ। अब उसका दूसरा जो थर्मल का दूसरा जो पार्ट है, इसमें कंडक्टिविटी और ये सब चलेगा, तो उस नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर योर टाइम।